हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में आपातकाल की क्या स्थिति है और कौन कौन से प्रावधान है संविधान में, इनका उल्लेख कहाँ किया गया है और एग्जाम में किस प्रकार इमरजेंसी को लेकर सवाल बनते हैं। आज हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं भारत में आपातकाल व्यवस्था। यदि आपातकाल की बात करें तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आज हम तीनों प्रकार के आपातकाल है उनको देखेंगे, विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे। हम प्रथम आपातकाल की बात करते हैं तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम जो आपातकाल है इसके आधार है 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यहाँ हम बात करते हैं युद्ध। यदि किसी देश से अन्य देश से युद्ध, भारत का किसी अन्य देश से युद्ध हो सकता है तो उस कंडीशन में आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। यदि बाह्य आक्रमण, किसी दुश्मनी देश है उसने भारत पर आक्रमण कर दिया गया है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। इसको हम देखेंगे कि यदि भारत में जो गृह युद्ध है भारत के अंदर, यदि हथियारों के साथ में युद्ध या विद्रोह हो जाता है तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आपातकाल है राष्ट्रपति शासन। इसको हम देखेंगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे विस्तार से। और थर्ड है हमारा राज्य की वित्तीय स्थायित्व और साख को यदि खतरा है तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि भारत की आर्थिक स्थिति को खतरा है, साख को खतरा है तो इस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब हम प्रथम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। यदि हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो इसके लगाने के आधार देखेंगे किस आधार पर इसको लगाया जाता है। तो हमने बात की कि राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार है, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। इसमें यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो इसे हम आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह देश के अंदर ही विद्रोह हुआ है। हम यह देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल में तीसरे आधार पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था शुरुआत में, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम सवाल तो यहीं से बन जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसका आंसर होगा हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड किया गया। हम देखते हैं कि 1975 में 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से, जो न्यायिक समीक्षा है उसकी परिधि से बाहर रखा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता। किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को समाप्त किया गया और कहा गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो सेकंड हमारा सवाल यही बनता है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं। तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम संसदीय अनुमोदन तथा इसकी समयावधि, यानी संसद द्वारा इसका अनुमोदन किस प्रकार किया जाता है और इसकी क्या समयावधि है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा
आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह के अंदर की जानी आवश्यक है, यानी इसमें 1 महीने के अंदर इसकी उद्घोषणा करना आवश्यक है। प्रारंभ में संसद द्वारा इसकी 2 माह रखी गई थी कि 2 महीने के अंदर इसकी उद्घोषणा की जाए, किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है, इस प्रावधान को, कि पहले 2 महीने में इसका उद्बोधन होना आवश्यक था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटाकर 1 माह किया गया। अब हम यह देखेंगे कि उद्घोषणा किस प्रकार की जाती है। तो यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया, यानी लोकसभा भंग हो चुकी है, अथवा लोकसभा का विगत 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन हो गया है, यानी यहाँ पर लोकसभा ने इसका उद्बोधन या उद्घोषणा नहीं की गई है, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं किया, किंतु राज्यसभा ने इसका अनुमोदन कर दिया था, किंतु राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक यह उद्घोषणा जारी रहेगी। लोकसभा को प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर इस उद्घोषणा का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि अनुमोदन कर देती है तो आगे निरंतर यह उद्घोषणा बनी रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ इसको हम शॉर्ट में देखेंगे कि लोकसभा का विघटन हो चुका है, किंतु राज्यसभा ने इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किंतु जब भी लोकसभा गठित होगी उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर उसको लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसका अनुमोदन करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो गया है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा, यानी दोनों सदनों ने इसको अनुमोदन कर दिया गया तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। यदि इसे आगे बढ़ाना है तो 6 महीने के बाद संसद से फिर वापस अनुमोदन की आवश्यकता होती है और वापस अनुमोदन के माध्यम से इसे आगे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ सबसे मोस्ट जो सवाल बनता है वो ये है कि आपातकालीन घोषणा, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, उसका जो दोनों सदनों द्वारा किस प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन किया जाता है। तो इसमें दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के माध्यम से उसका अनुमोदन करना आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन विशेष बहुमत से करना आवश्यक है। यहाँ विशेष बहुमत को देखते हैं कि कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 के माध्यम से यदि पारित किया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। विशेष बहुमत का जो ये प्रावधान था 1978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इससे पूर्व संसद केवल साधारण बहुमत के माध्यम से ही प्रस्ताव पारित करती थी। तो एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद द्वारा किस प्रस्ताव के माध्यम से, किस बहुमत के माध्यम से पारित करना आवश्यक है। तो हमारा इसका आंसर होगा विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और इसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। इससे पहले साधारण बहुमत द्वारा पारित होता था। नेक्स्ट है घोषणा की समाप्ति। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, अब इसे किस प्रकार हम समाप्त करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि क्या है समाप्ति का। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय समाप्त कर सकता है, और ऐसी उद्घोषणा को समाप्त करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अब संसद के द्वारा इसको अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि इसको समाप्त करने के लिए संसद की बैठक, संसद में प्रस्ताव रखा जाए। इसे केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा ही इसे समाप्त किया जा सकता है। हम ये देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, केंद्र और राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो कार्यकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। आज हम इन पर डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। हम देखेंगे केंद्र और राज्य संबंधों पर प्रभाव। यदि हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनका विस्तार राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों तक हो जाता है। संपूर्ण जो राज्य कार्यपालिका की शक्ति हैं वो केंद्र के पास आ जाती है। राज्य की सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती है,
हम ये देखेंगे कि जो राज्य विधानमंडल है उसको निलंबित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य की जो विधानमंडल है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता, उसका विघटन नहीं किया जाता। केवल राज्य का जो कंट्रोल है वो केंद्र के अधीनस्थ हो जाता है। और इस समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। केंद्र को, संसद को राज्य सूची के विषयों पर, अब राज्य के जो सूची है उनके जो विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है अब संसद को प्राप्त हो गया राष्ट्रीय आपातकाल के कारण। यहाँ देखते हैं कि यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब राष्ट्रपति जो राज्य के विषय है उस पर यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है, अधिनियम बना सकता है किसी भी विषम परिस्थिति को निपटने के लिए। और राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य जो टैक्स है, कर है, उनका संवैधानिक वितरण या उसमें संशोधन भी कर सकता है, क्योंकि अब संपूर्ण कार्यपालिका विधायी शक्तियां केंद्र के पास है, वित्तीय शक्तियां भी केंद्र के पास है। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो राज्यों में जो टैक्स का बंटवारा है, उनका जो संवैधानिक वितरण है उसमें संशोधन कर सकता है। किस प्रकार पंचायती राज्यों को टैक्स कर या वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, राज्यों को किस प्रकार कौन कौन सी योजनाओं में वित्तीय सहायता देनी है, इसका निर्धारण भी संसद या केंद्र सरकार कर सकती है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम यह देखेंगे कि लोकसभा, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू है तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे 1 वर्ष इसमें बढ़ाया जा सकता है, यानी कार्यकाल अब 6 वर्ष का किया जा सकता है। और आपातकाल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में केवल 6 माह बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है यदि आपातकाल नहीं है। और आपातकाल है तो 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम में यहाँ सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष। और सामान्य काल में लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर है 6 माह। 6 माह सामान्य कार्यकाल में बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी भी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। सेम इसमें भी यही है कि सामान्य कार्यकाल राज्य विधानसभा का 5 साल होता है और आपातकालीन स्थिति में इसके 1 वर्ष इसका बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल की समाप्ति पर 6 माह, सेम लोकसभा के समान ही राज्य विधानसभा का कार्यकाल है। मूल अधिकारों पर प्रभाव, यानी मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय आपातकाल के समय। अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 358 और 359 में स्पष्ट किया गया है। तो हम यहाँ 358 की बात करें तो 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार, वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय यह निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 19 को लागू करने के लिए अनुच्छेद 358 को लाया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 359 के माध्यम से निलंबित कर दिए जाते हैं। तो हम यहाँ एक विशेष टिप्पणी करेंगे कि जो हमारे मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, उसमें केवल 20 और 21 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। किंतु राज्य में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो अनुच्छेद 20 और 21 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा इनको निलंबित किया जा सकता है। यानी कि 20 और 21 राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता, किंतु जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम 20 और 21 को निलंबित कर सकता है। ये अधिकार डीएम को दिया गया है। ये एक विशेष अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है।
इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपातकाल व्यवस्था के तहत संविधान में 3 प्रकार दिए गए हैं, उसमें से हमने एक प्रकार को राष्ट्रीय आपातकाल को हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम दोनों प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे और उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।